Hello, students. Today we are going to talk about Women's Reservation Bill 2023. रिसेंटली आपने इसके बारे में न्यूज में सुना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी गई है और ये बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जानना चाहेंगे हम कि क्या है ये बिल और इसको लाने से क्या फायदा होने वाला है और कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल जो पास अगर होगा, अगर बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाएगा, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएगा? 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएगा। हिंदी में अगर मैं इसका नाम बोलूं तो ये होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं कुछ सीटों का निर्धारण किया गया है। मतलब कि एससी और एसटी को कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम वुमन की बात करेंगे तो वुमन को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है जिसकी जरूरत है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाना है वो 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाना है। इसी की बात इस बिल में की गई है। और यहाँ पर ये जानने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम राज्यसभा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आप जान लें कि राज्यसभा में कहीं से कहीं तक रिजर्वेशन नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जैसे कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, कहीं कहीं द्विसदनात्मक व्यवस्था अगर कहीं पर होती है, तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो यहाँ पर केवल विधानसभा में ही रिजर्वेशन होता है, विधान परिषद में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं किया जाता है। ये जो मसला है ये 1970 से चल के आ रहा है। और अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली सर्वे ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें ये बात सामने आई है कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में मात्र 15.2% है और राज्यसभा में मात्र 13% ही है। अब यहाँ पर मैंने फिर से बोल दिया है कि भाई राज्यसभा में 13% है, बट हम इसलिए ये बात कर रहे हैं यहाँ ताकि हमें पता रहना चाहिए कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर कितना है। राज्यसभा में चूंकि रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना राज्यसभा में किया गया है। ये सॉरी, ये रिपोर्ट पर सामने आया हुआ है। और इस जैसे कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 82 वुमेन मेंबर्स ही हैं पार्लियामेंट में और 31 वुमेन ही हैं राज्यसभा में। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए लोकसभा में हमको पता है ना सीटें कितनी है, लोकसभा में हमको पता है 550 मेंबर्स बैठ सकते हैं। अब इन 550 मेंबर्स में केवल 82 वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो तो ये क्या अच्छी बात है? किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत गलत बात होगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन के राइट्स, वुमेन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज, वुमेन के वेलफेयर के लिए कुछ हद तक काम कहीं ना कहीं एक लोगों की अवधारणा होती है कि वुमेन ही बहुत अच्छे से कर पाती है, वही अच्छे से समझ पाती हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। प्लस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमको कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात भी करना होती है। और यहाँ पर जिस तरह से डेटा दिया हुआ है उसमें कहीं से कहीं तक हमको इक्वालिटी की बात यहाँ पर सामने नहीं निकल के आती है। उसी तरह देख लीजिए अगर आप राज्यसभा में भी अगर मैं बात करूँ 31 वुमन ही है और राज्यसभा की अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 250 मेंबर्स वहां पर बैठ सकते हैं। लेकिन उन 250 मेंबर्स में भी देखिए यहाँ पर केवल 31 वुमन ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको ही सुधारने के लिए हमको यहाँ पर जरूरत पड़ी है। अब देखिए, मैंने बहुत बार बोल दिया डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम जानते हैं कि यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे अच्छा साक्ष्य और सबसे शुरुआती दौर पे डेमोक्रेसी की बात यूएसए ने ही करी थी। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवन यूएसए में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। लेकिन एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, रवांडा, हम रवांडा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए सर्वे में निकल के आया वुमेन, यूएन का वुमेन डेटा जो निकला है उसमें बताया गया है कि रवांडा जैसी कंट्री है जहां पर 61% कोटा वुमन को प्रोवाइड किया गया है। वहीं पर अगर मैं क्यूबा की बात करूं तो देखिए क्यूबा में 53%, क्यूबा भी एक छोटा सा देश है, वहां पर भी देखिए 53% वुमन दिया गया है। तो भारत में स्थिति खराब है, उस स्थिति को हमको सुधारना है, इसके लिए ये बिल लाने की हमको आवश्यकता पड़ी है। सॉरी। अब इसको समझने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं या रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन बेसिकली दो तरह से होता है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी।
एक होता है वर्टिकल, और एक रिजर्वेशन जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। से सपोज, ये मैं एक डेटा आपको बना के बता रही हूँ। इस डेटा में जैसे कि मैंने बोला कि ये 40% का क्राइटेरिया मैंने जनरल कैटेगरी के लिए रखा है। इसमें जो ये 10% है, इस 10% में ये पूरा टोटल 100% का मान के चलेंगे, है ना। 100 में से ये जो 40% है ये जनरल कैटेगरी को दे दिया है, 10% मैंने ईडब्ल्यूएस को दे दिया हुआ है, 27% मैंने यहाँ पर ओबीसी को दे दिया है, और रिमेनिंग जो यहाँ पे बचा हुआ है वो एससी और एसटी के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस 100 में से मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन किया है, 40%, 10%, 27%, और जो रिमेनिंग है वो एससी एसटी के लिए। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को हम रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन भी कहते हैं, या कोटा अंडर कोटा भी कहते हैं। रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, या फिर कोटा अंडर कोटा भी कहते हैं। अब देखिए, यहां पर जैसे कि मैंने ये 40% का निर्धारण किया हुआ था, तो ये 40% ही है मेरा ओबीसी के लिए। लेकिन देखिए, स्पेशल एबल्ड लोगों की अगर मैं बात करूं, तो स्पेशल एबल्ड लोगों को भी मुझे कहीं ना कहीं, अब देखिए स्पेशल एबल्ड व्यक्ति है तो उसको हमको थोड़ा सा एक बेनिफिट हमको अलग से उनको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बेनिफिट देंगे तो अब वो व्यक्ति ओबीसी में भी होगा, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी हो सकता है, वो यहाँ पर ओबीसी की कैटेगरी में, एससी एसटी की कैटेगरी में भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पार्ट, 5% पार्ट, ये जो 5% पार्ट है, ये मैंने स्पेशल लोगों के लिए रख दिया ना, स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं या स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए रख दिया गया है। तो हर एक क्षेत्र में 5-5% का मैंने क्राइटेरिया इनके लिए रख दिया है, 5-5% का रिजर्वेशन मैंने इनके लिए रख दिया है। तो ऑलरेडी ये एक कोटा में थे, और उसके अंदर भी इनको एक कोटा मिल गया है, दैट इज कॉल्ड कोटा अंडर कोटा। तो हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इस रिजर्वेशन की ही बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन आपको यूजुअली जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो सीट्स भरी भरी जाती है, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। नीट वगैरह का एग्जाम हो गया, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं, तो उसमें आप इस तरह का वर्टिकल रिजर्वेशन देखते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की। तो देखिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं ना, तो लोकसभा में ये दो पोर्शन काट दिए जाते हैं। क्यों काट दिए जाते हैं? क्योंकि वहां पर ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहां पर रिजर्वेशन केवल जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं, या एससी और एसटी के आप हो सकते हैं, दैट्स इट। तो अब यहाँ पर चैलेंज ये हो रहा है कि अब फिर हम कैसे बता सकते हैं कि भैया वुमन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वुमन तो आपकी जनरल कैटेगरी में भी होंगी, एससी एसटी कैटेगरी में भी होंगी, और सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी में भी होंगी। तो जब आपने ओबीसी को ही रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो आप ओबीसी वुमेन को रिजर्वेशन यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये कुछ एक आधा चैलेंजेस हैं जिसके कारण से हमको डीलिमिटेशन वगैरह करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है डीलिमिटेशन। जैसे कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जितनी भी डिवाइड की जाती हैं, वो इनके बेसिस पर ही डिवाइड की जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे ही। ये डिसाइड करना कि कहाँ से कितना रिजर्वेशन होगा, कहाँ से कितने प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, ये सारा डिसाइड करने का काम डिलिमिटेशन कमेटी का होता है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि भैया एससी और एसटी को हमको रिजर्वेशन यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करना है ना। जैसे कि अगर मैं लोकसभा के केस में बात कर रही हूँ, तो लोकसभा के केस में क्या होगा, एससी की सीट हमको पता है 84 है ना। एसटी की सीट हमको पता है 47 है, बची हुई 410 में मान लेती हूँ, ये हमारी जनरल कैटेगरी की है। तो इन 84 में भी 33% वुमन होना चाहिए, इन 47% में भी 33% वुमन होना चाहिए, और ये 410 में भी 33% वुमेन होना चाहिए। तब जाके ये बिल साक्षात्कार हो पाएगा, तब जाके ही ये बिल सही मायने में लागू हो पाएगा, और तब जाकर ही वुमन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। होप आपको सारी चीजें क्लियर है। आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फीचर्स की मैं बात कर दूं इस बिल की,
तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन फॉर द वुमन इन लोअर हाउस, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमको एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्टिकल 330A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच बोरोज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 330, जहां पर रिजर्वेशन की बात करी गई है एससी और एसटी के लिए। अगेन, यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन फॉर वुमन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो हमको वहां पर भी एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज 332A, जो यहाँ पर निर्धारित करेगा कि 1/3 टोटल सीट्स में जो है वो वुमन रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है। आगे इसमें एक चीज और करी गई है कि दिल्ली जो है वो हमारा स्पेशल एरिया में आता है। उस एरिया के लिए हमको आर्टिकल 239AA लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक नेशनल कैपिटल है और उसके रिगार्ड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग थोड़े अलग तरीके से होती है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर एक नया आर्टिकल हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो दैट वुड बी 334A होगा, जो ये डिसाइड करेगा कि भैया 1/3 सीट जो हो गई है वो वुमन के हमने निर्धारित कर दी है, दैट इज 33% सीट जो हो गई वो वुमन के लिए अब हो गई है ना। तो ये रिजर्वेशन के लिए होता है, और ये क्या शो करेगा, रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, ये शो करेगा आर्टिकल 334A। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको ये आर्टिकल भी याद करना पड़े। अब एक टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि भाई कब से चला आ रहा है ये किस्सा। तो वैसे तो इसमें 1996 से दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो 1970 से ये बात चली आ रही है कि 1970 में ही एक बार क्या हुआ था, यूएन ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से, क्योंकि 1975 में, मैं यहाँ लिख ही दे रही हूँ, 1975 में इंटरनेशनल वुमेन ईयर सेलिब्रेट हो रहा था, इंटरनेशनल वुमेन ईयर, ये यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाना था। तो यूएन पहले से रिपोर्ट मांगता है, तो यूएन ने भारत से रिपोर्ट मांगी कि आप बताइए आपके यहाँ पर वुमेन का स्टेटस कैसा है रिजर्वेशन के केस में, या अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल बॉडीज में कैसा है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, तो आप वो हमें बताएं। जब ये रिपोर्ट पेश करने के लिए बोली गई तो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स पेश की गई जिसमें इक्वालिटी की बात करी गई, और बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई कि भैया वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ पर। तो उसको लेकर के धीरे 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 हमने एक एक स्टेप आगे बढ़ना स्टार्ट किया। 1987 में अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट जो आती है, उन्होंने एक 14 मेंबर्स कमिटी भी बनाई थी, जिसमें मार्गरेट अल्वा करके, जिनका नाम आप लोग ने शायद सुना होगा, उन्होंने ही एक पर्सपेक्टिव प्लान लेके आए थे वुमेन के लिए, और उन्होंने उसमें 353 रिकमेंडेशंस दिए थे, 353। मार्गरेट अल्वा, इनका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। लेकिन क्या होता है कि रिकमेंडेशन उन्होंने दिए जरूर, लेकिन आगे आने वाली गवर्नमेंट गिर जाती है, और उसके बाद उनके जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उनको कोई फॉलो नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद आपको पता होगा पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है, और पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार आती है तो वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसके तहत हमने क्या किया था, लोकल बॉडीज बनाई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, म्यूनिसिपैलिटीज बनाई थी, ठीक है ना। लेकिन देखिए आप कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव जी ने ये 353 रिकमेंडेशन को थोड़ा सा अपने जहन में रखा, और इसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने की उन्होंने कोशिश करी, और यहाँ पर उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट वुमन के लिए रिजर्व कर दी, पहले ही रिजर्व कर दी, कि नया इंस्टीट्यूट बन रहा है तो पहले से ही सीटों का निर्धारण कर दिया जाए, और उन्होंने 1/3 सीट वुमन के लिए वहां पर ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वुमन रिजर्वेशन बिल अगर पार्लियामेंट में कब आया, तो दैट विल कम इन 1996, 1996 में आया था। उसके बाद 1998 से 2003 में गवर्नमेंट ने बहुत बार इसको टेबल किया, लेकिन बहुत बार फेल हो गया। अब देखिए यहाँ फेलियर का कारण क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यहाँ पर यूजुअली ये देखने के लिए मिलता है कि जो रिजर्वेशन होता है वो एससी एसटी के लिए बस है, और बाकी सारे जनरल कैटेगरी में है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। तो ओबीसी वाला खड़ा होकर ये बोलेगा ना कि ओबीसी के लिए तो आपने रिजर्वेशन किया नहीं है, फिर वुमन के लिए आप रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, पहले आप ओबीसी का रिजर्वेशन करिए, फिर उस ओबीसी में से ओबीसी वुमेन का रिजर्वेशन आपको करना है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी बात सही रख रहे थे, और गवर्नमेंट उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ये बिल क्या हो रहा था, बार बार फेल हो जा रहा था। इसी तरह से 2009 और 2010 में भी बिल बार बार इंट्रोड्यूस किया गया। 2014 में जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था कि भाई हम कहीं ना कहीं
वुमन रिजर्वेशन बिल लेकर ही आएंगे और वुमन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस केस पे 33% रिजर्वेशन हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इक्वेलिटी मेंटेन करना है। लेकिन उस तरह से वो लागू नहीं हो पाया, और स्कीम्स, कहीं ना कहीं कुछ स्कीम्स बना दी उन्होंने, उसके तहत उसको पूरा करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या स्कीम्स से आप रिजर्वेशन पूरा कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके बाद 2019 में जब गवर्नमेंट आई तो उसने पहले ही ये बोल दिया कि हम इस बार बिल लेकर आएंगे और वुमन रिजर्वेशन होके रहेगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही इस बारे में बात कर दी थी, तो देखिए अब एंड एंड आने तक कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के लिए वो आतुर हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अगर ये बिल आया है तो विपक्ष ने भी इसमें समर्थन अपना दिया है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी चाहता है कि वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% होना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक कास्ट ग्रुप बन जाता है लोगों का, उसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कोई बिल आया तो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट तो होगा। तो आर्ग्यूमेंट वही, जैसे मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि जो डिलिमिटेशन कमिटी होती है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाना है। और यहाँ पर सीटों का निर्धारण, एक पर्टिकुलर सीट से कौन महिला चुनकर आना है, कौन सा किस पर्टिकुलर सीट से एससी या एसटी चुनकर आना है, इनका निर्धारण डिलिमिटेशन कमेटी करती है। तो यहाँ पर उसका काम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको डिलिमिटेशन करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। और देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं होता है रिजर्वेशन का। तो ये बिल, जाहिर सी बात है, जब वहां बात नहीं होती रिजर्वेशन की तो वुमन रिजर्वेशन की बात क्यों करेगा? तो वुमन रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की गई है राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ध्यान रखेंगे आप, केवल और केवल लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ही ये बिल आया है। अब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे ही बिल आएगा तो जेंडर इनइक्वालिटी को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि भैया जो इतना गैप है, उस गैप को हमको फुलफिल भी तो करना है। अगर हमने बात कर ली है कि भैया 550 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पर, और उसमें से कितनी कम वुमेन हमारे यहाँ पर है, काम कर रही है, 82 वुमेन ही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनइक्वालिटी है उसको बैलेंस करने की जरूरत है ना, एक इक्वेलिटी लाने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी। जो कास्ट ग्रुप्स में लोग बट जाते हैं, वहां पर भी ये सिस्टम धीरे धीरे हट जाएगा कि भाई एससी एसटी वाले अलग बट गए हैं, एक वुमन का अलग ही ग्रुप बन जाएगा, एक है ना, ऐसी हम बात बोल सकते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर की वुमन से रिलेटेड कोई बिल आना हो, तो फिर अगर वुमन का समर्थन ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो बिल जल्दी पास हो जाएगा और वुमन के हित में ही कहीं ना कहीं वो होगा। अब जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे ऑलरेडी इसको लागू कर दिया गया है, और बहुत सारे पंचायतों में इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी किया जा रहा है। तो जैसे वहां का एक हम बोलते हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो कहीं ना कहीं लोकसभा को भी एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा और वोट शेयर हो जाएगा। तो देखिए, अच्छी बात है ना, ये भी एक इक्वालिटी को ही शो करेगा। चैलेंजेस, चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो एक सरपंच पति इशू होता है, ये पंचायतों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन पंचायतों में भी है, पंचायतों में ही है। तो देखिए, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत समय से सरपंच रहा है। अब वो जो सीट है, वहां की सीट जहां से वो लड़ता था, जीतता था, वहां पर वुमन सीट कर दी गई है ना। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वहां से लड़ा दे, उसके लिए कर देते हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए यहाँ से, और आप जीतोगे तो आपका नाम होगा, काम हमारा होगा, वही बात होती है। तो मतलब काम पति ही करते हैं उनके, और नाम केवल पत्नियों का होता है। ये भी आप एक सीरीज आई थी पंचायत, उसमें भी आप देख सकते हैं, इस तरह का बताया गया है उसमें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज यहाँ पर भी लोकसभा में भी आने के चांसेस हैं। तो उसको, ये एक चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। और दूसरी बात हो सकती है एक्सेप्टेंस की। अब देखिए, हर एक व्यक्ति इस बिल के समर्थन में हो ये जरूरी नहीं है ना। आप और हम ही कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर हमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई नहीं, हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा एक्सेप्टेंस हमको नहीं चाहिए, हम वुमन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि लोकसभा में पैट्रियार्कल सोसाइटी ही में ही हम रह रहे हैं ना। यहाँ पर पिता, फिर भाई, इन सब के बारे में थोड़ी ज्यादा जिक्र किया जाता है और उन्हीं की बात थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। तो
और वुमन के लोगों की कुछ ऐसी अवधारणा भी रहती है कि भाई वुमन कर रही है काम तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, या वुमन इस इतने बड़े पद पे कैसे आ सकती हैं, और बड़े बड़े डिसीजंस वो कैसे ले सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विचारधारा, मिक्स्ड बोल सकते हैं, विचारधारा के लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो जब वहां पे इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो कहीं ना कहीं तो विचारों का मतभेद होना तय है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। किसी एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उस व्यक्ति के साथ साथ सोसाइटी भी जिम्मेदार होती है। तो जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक ये बिल प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं ये बिल एक्ट बनता है कि नहीं, और जब भी बनेगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।